Assalamu alaikum everyone. This is another online lecture for object-oriented programming. So today the topic that we will be discussing is called polymorphism and virtual functions. Okay? So we'll take a brief look at what polymorphism is and how it relates to C++. And we're also going to take a look at how we use different types of pointers for derived classes, and then we're going to have a brief introduction to what virtual functions are. पॉलीमॉर्फिज्म जब हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस एंड क्लासेस तो हम वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस lecture. So very quickly and the main introduction is कि polymorphism होता क्या है. So polymorphism is a Greek word which literally अगर हम इसको translate करें so that means poly means many and morph means forms. So polymorphism के लफ्ज का मतलब होता है many forms. पॉलीमॉर्फिज्म से हम कहना ये चाह रहे होते हैं दैट थिंग्स जो एक नाम हो जिसका लेकिन उसकी मेनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हूँ. सो वन नेम लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मेनी डिफरेंट टाइप्स की एग्जिस्ट करती हो. सो विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम कुछ रिस्पेक्ट्स में पहले भी देख चुके हैं. मे बी हमने इसको पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से रेफर नहीं किया था लेकिन इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनसे हम अभी से फेमिलियर हैं और वो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म विच इज जो कि हम ओवरलोडिंग जब हमने देखी थी. सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ओवरलोडिंग एंड इट इज डिफाइंड एट कंपाइलेशन टाइम. यानी जो हमने जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केसेस देखे थे या फंक्शन ओवरलोडिंग के केसेस देखे थे तो वो भी पॉलीमॉर्फिज्म की ही एक फॉर्म होती है. सो इनफैक्ट हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म है. सो आइदर इट इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इट इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अभी तक हमने कुछ इसके रिस्पेक्ट से नहीं किया लेकिन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के केसेस हम देख चुके हैं. सो दिस इज द ब्रांच जिससे हम फेमिलियर हैं. पॉलीमॉर्फिज्म जिसकी एक टाइप है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमने डिस्कस किया है और मेथड ओवरराइडिंग भी हमने डिस्कस किया है. और ये इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर को कॉन्टैक्ट करते हैं वेरी सिंपली जब कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है तो उसी वक्त ये डिसीजन कर ली जाती है कि किस नाम के अगेंस्ट कौन सा फंक्शन कॉल होना है या किस पॉइंटर को कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन करना है. राइट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि बिफोर एग्जीक्यूशन जब वो एग्जीक्यूटेबल बन रही होती है उसी वक्त ये डिसीजन कर लिया जाता है. जैसे फॉर इंस्टेंस जब हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ी थी तो हमने ये बात कही थी कि अगर हमारे पास बेस क्लास में एक फंक्शन है और उसी तरह का क्लास हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास में भी फंक्शन मौजूद है तो जब भी आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा हमेशा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा. राइट. सो दिस वाज अ रूल व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्लस प्लस. सो दिस इज व्हाट वी मीन कि कंपाइल टाइम के वक्त ही कंपाइलर उस वक्त ये देखेगा कि ओके क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डी लेट्स से डिराइव्ड क्लास का है तो जब इसके अंदर ये फंक्शन कॉल होगा तो इसने बेस क्लास वाला कॉल नहीं करना डिराइव्ड क्लास वाला कॉल करना है. सिमिलरली जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस डिफाइन किए थे जिसके अंदर डिफरेंस जो था वो था कि वो कितनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं. तो हम ये इस तरह के केसेस देख चुके हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग आई थिंक हमने इस कोर्स में तो आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग ज्यादा देखी है लेकिन प्रीवियस कोर्स जो आपका सीपी के था उसके अंदर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखी होगी जो कि बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट हैं कि आपके पास फंक्शन का नाम जो है वो एक है लेकिन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेट से जो वो एक्सेप्ट करते हैं वो डिफरेंट है जिसकी वजह से डिपेंडिंग अपॉन उस फंक्शन को किस तरह से कॉल किया गया है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो जाके क्लास के अंदर कॉल हो जाता है. सो अगर आप लेट से आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्लस साइन आपने ओवरलोड किया है और आपने इसकी दो टाइप्स डिफाइन की हैं. एक ऐसी टाइप जो एक सिंगल इनपुट लेती है और एक ऐसी टाइप जो दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती है. तो जब भी आप अपने मेन के अंदर या किसी और क्लास में उस फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कंपाइलर ये देखता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उस फंक्शन को कॉल किया है. जैसे ही आपने लेट्स अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास की होंगी तो कंपाइलर वुड अंडरस्टैंड कि आपने वो वाला वर्जन कॉल करना है उस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन का जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है. सिमिलरली हम आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स भी फर्क कर सकते थे. लेट्स से एक फंक्शन जो था वो एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग लेता था. एक फंक्शन जो था वो दो इंटीजर्स लेता था एंड सो ऑन. तो इस बेसिस के ऊपर भी हम डिफरेंस कर रहे थे बिटवीन
हाउ अ फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। तो इस चीज को भी हम कंपाइल टाइम के ऊपर ही कंपाइलर डिसाइड कर लेता है, क्योंकि अगेन कंपाइलर जब एग्जीक्यूटेबल बना रहा होता है इट इज एबल टू सी कि आपने उस वक्त फंक्शन किस फॉर्म में कॉल किया है, एंड उसी वक्त वो डिसाइड कर लेता है कि जब इस लाइन पे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन से वाले फंक्शन को कॉल जाएगी। सो ये कंपाइल टाइम वर्जन्स जो हैं इनको तो हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, लेकिन रन टाइम के को अभी तक हमने एज सच नहीं देखा, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर कि हम रन टाइम के ऊपर कैसे डिसाइड करें कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, एंड दैट इज व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली। ठीक हो गया। So polymorphism in which we are passing the same command to different objects, but every object will respond to that message in their own manner. Again, this is like saying कि मैं सामने अपनी इंटरफेस एक रखना चाह रही हूँ, यानी कि जो कमांड में सेंड करना चाह रही हूँ वो एक ही नाम से जाए, लेकिन हर ऑब्जेक्ट उस कमांड को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करे और अपने से रेलिवेंट जो भी एक्शंस हैं उसके रिस्पॉन्स में वो एक्शंस एग्जीक्यूट करे। ठीक है। अगेन दिस विल बिकम क्लियरर जब हम इसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। सो द कमांड इज द सेम बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अ रियल लाइफ एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली बात क्या करने चाह रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म की मिलेगी, स्पेशली इफ यू लुक ऑनलाइन, जो कि इज द एग्जांपल ऑफ लेट्स से आई एम ए शॉप ओनर, नो शॉप ओनर डजंट मेक सेंस, बट लेट्स से आई हैव multiple different TV sets. ठीक है। So let's just assume that I am in a room and I have 5 different TV sets in front of me. जो important बात ये है कि मेरे पास जो पांचों के पांचों टेलीविजन्स हैं वो different manufacturers की हैं. So for instance I have a Sony TV, then I have a और कौन सी कंपनीज होती हैं, then I have an LG TV let's say. सो बेसिकली हर जो मेरा टेलीविजन सेट है वो एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का है, तो हेंस उसकी जो मेक है वो डिफरेंट है, यानी कि ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बट इन फैक्ट दे आर ऑल टीवीज, राइट। सो इनफैक्ट आपको एक इनहेरिटेंस यहाँ पे नजर आ रही होगी, हैं वो सब के सब टीवीज, लेकिन लेट्स से टीवी मेरी बेस क्लास हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो लेट्स से आई हैव अ सैमसंग टीवी, I have a Sony TV, I have an LG TV, and let's say I have 2 other type of manufacturers which I cannot think of right now. But anyway, so I have 5 different type of TV sets. So there can be 2 different ways where I can turn all of them on. एक तो ये तरीका है कि हर टीवी सेट जो है वो अपने रिमोट के साथ आए, ठीक है, which is generally the case कि हमारे पास एक रिमोट आए हर टेलीविजन सेट के लिए, और एंड इफ आई वांट टू टर्न ऑन ऑल 5 टीवी सेट्स एट द सेम टाइम, मैं हर एक के इंडिविजुअल रिमोट को उठाऊं, उसको ऑन करूं, सबसे पहले सैमसंग की टीवी को ऑन करूं, फिर सोनी की टीवी को ऑन करूं, फिर एलजी की टीवी को ऑन करूं, एंड सो ऑन फॉर ऑल ऑफ द 5 टेलीविजन सेट्स। सो टेक्निकली दैट इज करेक्ट, लेकिन दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज अगर मुझे लेट्स से बार बार उन सबको ऑन और उन सबको ऑफ करना है फॉर वट एवर रीजन, राइट। सो व्हाट इफ मेरे पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन हो जहां पे मेरे पास एक कॉमन या एक यूनिवर्सल रिमोट हो, जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शन ये हो कि मैं सिर्फ कहूं कि टीवी ऑन, और हर टीवी अपने अपने मुताबिक उस ऑन इंस्ट्रक्शन को समझे और अपने मुताबिक इस ऑन फंक्शन को अकॉर्डिंग टू इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स एग्जीक्यूट करे और अपने आप को ऑन कर ले। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड केस सिनेरियो जहां पे हम यूनिवर्सल कमांड की बात कर रहे हैं, या ऐसे कहना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर हम एक कॉमन रिमोट की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, वेयर माय बेस क्लास शुड बी एबल टू हैव अ कॉमन कमांड जो तमाम डिराइव्ड क्लासेस अंडरस्टैंड करें और अपने अपने मुताबिक उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर सकें। देखें बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम यूनिवर्सल के केस में व्हाई इज इट दैट ईच टीवी सेट नीड्स इट्स ओन रिमोट इज द रीजन क्योंकि हर टीवी सेट के ऑन होने का तरीका लेट्स से डिफरेंट होगा। ठीक है। सो द वे अ सैमसंग टेलीविजन टर्न्स ऑन is going to be different from the way a Sony TV turns on, and it's going to be even different from the way an LG TV let's say turns on. लेकिन क्योंकि वो तमाम टीवीज हैं, राइट, हमने ये बताना इज अ रिलेशनशिप है, सैमसंग टीवी भी टीवी है, सोनी टीवी भी टीवी है, एलजी टीवी भी टीवी है। सो दैट मीन्स अगर वो टीवी है तो उसके अंदर ऑन की फंक्शनैलिटी डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन उस ऑन की फंक्शनैलिटी के अंदर वो डिफाइन कैसे हुआ है, वो ऑन कैसे होता है, वो हर एक डिराइव्ड क्लास का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज को इनफैक्ट अगर हम ओके
इस चीज को लेट्स से मैं एक और डिफरेंट सिनेरियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हम वीडियो गेम के एग्जांपल्स क्योंकि हम पहले थोड़ा ले चुके हैं, सो लेट मी रीटेक द एग्जांपल ऑफ अ वीडियो गेम। सो इमेजिन एनी वीडियो गेम जो लेट्स से प्लेयर्स वाली गेम्स होती हैं। सो सिंगल प्लेयर गेम है, लेट्स से आई एम द मेन कैरेक्टर और उस गेम में डिफरेंट एनिमीज हैं जो आपको अटैक करते हैं। ठीक हो गया। सो एनिमी मेरी इस केस के अंदर लेट्स से एक बेस क्लास है और एनिमीज की टाइप्स जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट हैं जो गेम के अंदर आपको अटैक करते हैं। सो लेट्स से एक तरफ मेरे पास आई हैव व्हाट शुड आई से, आई हैव निंजास। ठीक है, निंजास कैन अटैक यू। एंड दूसरे सिनेरियो के अंदर आई हैव लेट्स से शार्क्स। Sharks can also attack me. ठीक है, given the scenario. So basically you are a single player और उस गेम में आप मल्टीपल डिफरेंट एनिमीज फेस कर रहे हैं और एनिमीज की जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट डिफाइन हुई हैं। सो अगेन इसके अंदर भी हमें एक हायरार्की नजर आ रही है कि निंजास एंड शार्क्स आर बोथ एनिमीज और क्योंकि वो एनिमीज हैं इसका मतलब है कि निंजास के अंदर भी कोई अटैक फंक्शन डिफाइन होगा और शार्क्स के अंदर भी कोई अटैक फंक्शन डिफाइंड होगा। लेकिन the way ninjas will attack you is going to be very different from a way a shark is going to attack you with obvious reasons। यानी एक लैंड पे होगा, एक वाटर पे होगा, फॉरवर्ड whatever। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर गेम जो है आपकी the controller of the game or whatever the program is, अगर वो एक निंजा को अटैक की कमांड सेंड करे और वो एक शार्क ऑब्जेक्ट को अटैक की कमांड सेंड करे तो दोनों को बेशक कमांड सेम सेंड की गई हो लेकिन उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होना चाहिए। अ निंजा शुड बी एबल टू इंटरप्रेट दैट अटैक कमांड एंड अटैक अकॉर्डिंग टू इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस, जो भी उसके वर्जन है और जिस तरीके से वो प्लेयर को अटैक करता है। और अगर एक वो शार्क है सो वो कमांड उसको भी सेम मिली है बट इट शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट इन इट्स ओन मैनर एंड और जो भी शार्क का अटैक मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक हो गया। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम इसको आगे समझेंगे बट राइट नाउ वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन व्हाट इट इज दैट वी आर ट्राइंग टू डू। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट हमारे पास कोई यूनिवर्सल कमांड्स है जो सब अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करके उसको अपने अपने तरीके से समझते हैं और अपने अपने तरीके से उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। सो इस चीज को दिस वाज व्हाट आई वाज फोकसिंग ऑन कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्यों है और हम करना क्या चाह रहे हैं। अब उसको हम करते कैसे हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज पॉइंटर्स टू डिराइव्ड क्लासेस। इसको अब ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है लेकिन ये हम यूज करेंगे टू समहाउ गेट टू हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। उसके लिए वी हैव टू डिस्कस कि हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस के पॉइंटर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं विच C++ अलाउज यू टू हैव। So for instance, C++ allows base class pointers to point to derived class objects। अब ये एक बहुत important feature है। ठीक है। So actual में अगर आप देखेंगे C++ की तीन मेन कॉर्नरस्टोन फीचर्स कहलाते हैं। So एक तो होता है encapsulation जो अब हमने बात की थी कि क्लासेस के अंदर हम डेटास को और अपने प्रोग्राम्स को बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। दूसरी चीज होती है इनहेरिटेंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं और तीसरी चीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव एंड हॉलमार्क फीचर्स ऑफ C++ लैंग्वेज। और उसके लिए जो C++ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको दी है कि आप जो है बेस क्लास पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं टू पॉइंट टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एक बेस क्लास का I have a base class and let's say I also have a derived class जो इस base class से inherit हुई है। ठीक है, इसमें जो भी है हम इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। I am simply saying I have a base class then I have a derived class as well जो कि उस base class से derive हुई है। What I can do is मैं एक base class का pointer बनाती हूँ let's say जिसका नाम P1 है और फिर मैं एक derived class का object बनाती हूँ जिसका नाम D_object है। ठीक है। What I in fact can do is point a base class pointer towards a derived class object जो कि मैंने इस स्टेप में काम किया है। ठीक है, मैंने derived class के object का एड्रेस जो है using this and ampersand I think it's called उसको मैंने यूज करते हुए इसका इस derived class object का एड्रेस जो है वो मैंने P1 जो मेरा एक बेस क्लास का पॉइंटर है उसको असाइन कर दिया। ठीक है, बेसिकली मैं ये भी कर सकती हूँ या इनफैक्ट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाऊं P2 और उसको एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दूं। ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन दैट आई एम मेकिंग हियर, लेट मी मूव टू अ नोटपैड। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक बेसिकली हाईलाइट ओवर हियर इज कि अब तक हम जिस काम से यूज टू हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक क्लास A है
ठीक है, अब ये क्लास के अंदर कुछ भी मैंने लिख लिया सिंपली टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो देन आई हैव अनदर क्लास विच इज कॉल्ड क्लास बी। ठीक है, सो अगर मैं मेन के अंदर अपने लेट्स से दिस इज माय मेन फंक्शन, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक ए क्लास का पॉइंटर बना सकती हूँ विच इज मैं ए स्टैटिक से पॉइंटर डिफाइन कर रही हूँ एंड लेट मी जस्ट कॉल इट ए पी टी आर। ठीक है, अब ए पी टी आर है, मैंने इस जो ए क्लास का पॉइंटर है इसको व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इन फैक्ट और लेट्स से लेट मी आल्सो मेक अ b class pointer which is let's say bptr. ठीक है, and now I'm simply defining an a class का object, let me simply call it small a. तो ये काम तो मैं कर सकती हूँ कि मैं aptr को बेसिकली एड्रेस दे दूं अपने इस नए क्रिएटेड a ऑब्जेक्ट का। दिस इज अ परफेक्टली वैलिड एक्शन। व्हाट आई कैन नॉट डू इज कि मैं जो अपना bptr है इसको मैं कभी भी अपने a क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। ठीक है, आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो ये कहेगा कि ये जो b का आपने पॉइंटर बनाया है ये तो पॉइंटर b टाइप का है। ठीक है, आप उसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एक a क्लास का ऑब्जेक्ट, दिस इज एन इनवैलिड एक्शन। ठीक है, सो दिस वाज नॉट अलाउड क्योंकि क्लास a और क्लास b आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। सो दिस इज अ कंप्लीटली इनवैलिड एक्शन। ठीक है, but what now I am saying is if we take let's say let me erase this and let me say कि अगर let's say मेरे पास now I'm going to take the example of the vehicle type जो आप लोगों ने की थी। So we have a class called vehicle, ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीजें डिफाइंड हैं। Then I have a class called car which is publicly inherited from my vehicle class. ये हमने डिफाइन कर ली और साथ में हम ऐसा करते हैं कि हम एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं विच इज कॉल्ड, और क्या चीजें थी, बोट। लेट्स से दिस इज अ बोट क्लास, अगेन दिस इज ऑल्सो पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम माई व्हीकल क्लास। ठीक हो गया। सो व्हाट जो अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, व्हाट आई कैन इन फैक्ट डू इज कि मैं एक व्हीकल टाइप का पॉइंटर लेट्स से क्रिएट करूं एंड लेट मी जस्ट कॉल इट v। व्हाट आई एम अलाउड टू डू इज कि मैं इस पॉइंटर को असाइन कर दूं एक न्यू टाइप ऑफ कार। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट कि अब अगर आप ये काम करते हैं दिस इज अ कंप्लीटली वैलिड एक्शन एज पर C++। सिमिलरली मैं एक व्हीकल टाइप पॉइंटर, कहाँ गया पॉइंटर, पॉइंटर को let's say call it v2, I can also assign it a new boat type object. And why am I able to do that? Because in fact ये अब this goes to the heart of the is a relationship जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि a car is a type of vehicle which is why ये इससे inherit हुई हुई है। इनफैक्ट हम व्हीकल का पॉइंटर यूज करके कार के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकते हैं। Similarly, क्योंकि ये relationship is also true for a boat type object, boat is a vehicle, hence I can in fact use a vehicle type pointer to point to a boat type object। ठीक है, so now अब हमारे पास ये जो even though इनकी क्लासेस अलग हैं लेकिन क्योंकि इनके दरमियान पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप मौजूद है, that is why this action is now allowed। अब इसी चीज को हम आगे यूज करेंगे, इस अलाउंस को हम यूज करेंगे टू समहाउ इंटरप्रेट इट एंड इंटरप्रेट फंक्शंस डिफरेंटली एंड इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। So with the help of pointers to derived classes, we can create a pointer of type base class and point it to objects of derived classes. And similarly, we can also create arrays of base class type and that array can hold objects of different derived classes. This is actually a very interesting application. So if we refer back to this very primitive program of ours, so in fact इस statement का मतलब ये है कि आप एक vehicle type object को एक vehicle type pointer को in fact एक array की तरह भी बना सकते हैं और उस array में different type of objects assign कर सकते हैं. So for instance,
What that means is, and again this is a very interesting application, कि अगर मेरे पास एक vehicle type pointer है and I create an array and let's say this is इसका size 2 है, ठीक है। तो जब मैंने ये काम किया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बेसिकली मेरे पास स्टैक के अंदर दो डिफरेंट, या इनफैक्ट इस केस के अंदर दो डिफरेंट पॉइंटर्स जो है वो क्रिएट हो गए होंगे, यानी कि दो पॉइंटर्स हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई कैन इनफैक्ट डू इज आई कैन से कि एरे 0 को आप ऐसा करें, इसको एक न्यू लेट्स से कार टाइप ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, और अगले वाले पे ये करें कि एरे 1 को आप असाइन कर दें एक न्यू बोट, ठीक है। सो इनफैक्ट नाउ व्हाट आई एम एबल टू डू इज क्रिएट एन एरे, यानी यूजिंग पॉइंटर्स मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर हर पोजीशन के ऊपर एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। एंड व्हाई एम आई एबल टू डू दैट, क्योंकि अगेन ये हम जो पॉइंटर्स के थ्रू हम असाइन कर रहे हैं, ये हम डायनामिक मेमोरी असाइन कर रहे हैं, राइट। तो जब मैंने ये एरे क्रिएट की थी, ये तो सिर्फ पॉइंटर्स हैं, यानी इनके अंदर सिर्फ एड्रेसेस हैं, और जब मैं मेमोरी एलोकेट करती हूँ वो मेमोरी तो हीप से एलोकेट होती है, राइट। आई होप आप लोगों को हीप और स्टैक के दरमियान के डिफरेंसेस मालूम है कि जब स्टैटिक मेमोरी अलॉट होती है तो वो स्टैक पे से होती है, जब डायनामिक मेमोरी अलॉट होती है तो वो हीप पे से होती है, विच इज अ सेपरेट मेमोरी। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि मैंने अपनी स्टैटिक मेमोरी के ऊपर कुछ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट नहीं किए, मैंने सिर्फ लेकिन क्या किया, मैंने उनके एड्रेसेस जो है वो 5 जो परमानेंट एड्रेसेस थे वो मैंने 5 कह रही हूँ, उसमें मैंने 2 बनाए हैं, 2 जो है मैंने परमानेंट एड्रेसेस अपने पास रख लिए कि ओके ये मेरे कांस्टेंट पॉइंटर्स हैं। अब जब मैंने इनको एलोकेशन की और मैंने इसको एक को कार एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे उसने मेमोरी में से एक कार के साइज की हीप में से, यानी हीप वाली मेमोरी में से कार के साइज का चंक निकाला और उसका एड्रेस जो है वो एरे 0 को दे दिया। सिमिलरली उसने एरे 1 के लिए दोबारा हीप पे गया और उसने एक चंक निकाला बोर्ड के साइज का, और उस बोर्ड के साइज की मेमोरी का जो फर्स्ट एड्रेस, यानी जहां से वो स्टार्ट हो रही होती है, उसको जाके एड्रेस दे दिया आपके एरे 1 को, ठीक है। सो अगेन दिस कैन मेक आवर लाइफ अ लॉट इजियर एंड वील सी हम इसकी एप्लीकेशंस कैसे करते हैं। इन दिस लेक्चर आई वांट टू फोकस मोर ऑन कि हम करना क्या चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी लंबी या कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मूविंग बैक, so this here is another example of a similar scenario जहाँ पे हमारे पास एक बेस क्लास है called polygon। so इसके अंदर हमारे पास different data members हैं, let's say, और similarly हमने इसी तरह की एक और क्लास डिराइव की है उससे called the class rectangle which is publicly derived from my polygon class, ठीक हो गया। and then I have a third type of class which is called triangle, this is also publicly inherited from the polygon class। तो single level hierarchy है, ऊपर हमारे पास base class है polygon की जिससे rectangle भी inherit कर रहा है और साथ साथ triangle भी inherit कर रहा है, ठीक हो गया। so let's say मैं अपने main के अंदर मैंने अपनी derived classes which is class rectangle and class triangle, तो मेरे दोनों derived classes हैं, इनके मैंने एक एक object create किया। so I have a rectangle type object and I have a triangle type object। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने polygon which is my base class, मैंने base class type का एक pointer बनाया और उसको जो pointer का नाम मैंने रखा है वो let's say p poly है 1, और उसको एड्रेस किस चीज का दिया है, अपने रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट का। अगेन डिराइव्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका एड्रेस किसको पास किया है, एक बेस क्लास के पॉइंटर को। एंड व्हाई इज दिस अ वैलिड एक्शन, क्योंकि अगेन रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, यानी इट इज इन फैक्ट अ पॉलीगॉन। तो हम पॉलीगॉन के पॉइंटर के थ्रू हमेशा कोई डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ कम्प्लीटली वैलिड एक्शन। सिमिलरली अगेन आप पॉलीगॉन को के पॉइंटर को यूज करते हुए आप किसी ट्राइंगल टाइप ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट करवा सकते हैं। अगेन क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इज आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम पॉलीगॉन, triangle is a polygon which is why a polygon type pointer can in fact be used to point to a triangle type object। आगे बेसिकली सिंपली उन्होंने उन पॉइंटर्स को यूज किया हुआ यूजिंग द एरो ऑपरेटर दैट वी डिस्कस्ड। एरो ऑपरेटर है उसके थ्रू सेट वैल्यूज फंक्शन पॉलीगॉन का था जो इन्होंने आगे इनहेरिट किया हुआ है।
फंक्शन कॉल किया। सो पी पॉली 1 है क्योंकि ये रेक्टेंगल को पॉइंट कर रहा है, तो ये किसको कॉल कर लेगा, ये रेक्टेंगल के सेट वैल्यूज फंक्शन, यानी यहाँ पे इसने जो इनहेरिट किया था फंक्शन उसको कॉल कर लेगा। सिमिलरली ये ट्राइंगल की वैल्यू सेट करने के लिए हम यहाँ पे इस वाली क्लास के लिए यूज कर रहे होंगे। जस्ट सो वी आर क्लियर, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी जाके चेंज कर दी है। अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर नहीं आए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पे अभी हम आगे जाके बात करेंगे। अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं पॉइंटर्स टू डिराइव्ड क्लासेस की, विच इज हाउ वी आर गोइंग टू इवेंचुअली अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अभी हम सिंपली पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं और हम ये बात एम्फोसाइज बार बार कर रहे हैं कि हम बेस क्लास के पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं टू एक्सेस या टू यूटिलाइज या उनको असाइन कर सकते हैं हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने इस केस में और जो हमने इससे पहले व्हीकल वाली एग्जांपल देखी थी उसमें हमने किया था। So using a base class pointer which is pointing to a derived class object, we can access only those members of the derived object that were inherited from the base। ठीक है, कहने का मकसद ये है अगर आप एक बेस क्लास पॉइंटर यूज कर रहे हैं टू एक्सेस योर डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, आप सिर्फ वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं जो आपने बेस से इनहेरिट की हैं। यानी कि हम बेस क्लास के थ्रू एक्सेस तो कर सकते हैं अपने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन क्या एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं जो उसने अपनी बेस क्लास से इनहेरिट की। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बेस क्लास को सिर्फ वो पता है या वो बातें पता है जो बेस क्लास के अंदर हैं, जो डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास से इनहेरिट की हुई है। ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट द नॉलेज स्कोप, राइट। सो फॉर इंस्टेंस हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर है उसको क्या पता कि आगे वाली डिराइव्ड क्लासेस ने अपने अंदर क्या क्या चीजें डिफाइन की हुई हैं, दे डोंट नो, राइट। डिराइव्ड क्लासेस को तो मे भी पता है कि उन्होंने बेस क्लास से क्या क्या इनहेरिट किया है, लेकिन बेस क्लास को तो कोई आइडिया नहीं है कि डिराइव क्लासेस के अंदर हर डिफरेंट डिराइव क्लास ने अपने अंदर क्या क्या चीज डिफाइन की हुई है, कौन से डेटा मेंबर्स ऐड किए हुए हैं, कौन से एक्स्ट्रा फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। सो इनफैक्ट अगर आपका पॉइंटर बेस क्लास की टाइप का है, वो सिर्फ डिराइव क्लासेस की उन उन चीजों को एक्सेस कर सकता है जो उसने बेस क्लास से इनहेरिट की है। ऐसी कोई भी चीज जो डिराइव क्लास ने अपनी तरफ से ऐड की है वो एक्सेस बेस क्लास के पॉइंटर से नहीं की जा सकती। अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो लाजमी आपको डिराइव्ड क्लास की टाइप का ही पॉइंटर चाहिए होगा। सो फॉर इंस्टेंस हम जो प्रीवियसली एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ये क्लास पॉलीगॉन है, इसके अंदर सेट वैल्यूज फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है, विच इज वाई हम यहाँ पे इसके थ्रू इनहेरिट कौन सा फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं, ऐसा फंक्शन जो कि इनफैक्ट डिफाइंड कहाँ पे था, मेरी बेस क्लास के अंदर डिफाइंड था। बेस क्लास का पॉइंटर है, बेस क्लास के फंक्शन को तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं इसको यूज करूं ऐसे फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जो सिर्फ डिराइव्ड क्लास के अंदर लिखा हुआ, तो ऐसा इट विल नॉट वर्क। इनफैक्ट हम ये करके देख लेते हैं। सो दिस इज दैट सेम फंक्शन कॉपीड हियर। इसको अगर मैं अभी एज इट इज रन कर रही हूँ सो ये आपको क्लियरली रन हो रहा है, लेकिन लेट्स सी अगर हम इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा करें कि जो डिराइव्ड क्लास है इसके अंदर मैं एक और फंक्शन ऐड कर देती हूँ। सो लेट मी जस्ट से इट्स अ शो फंक्शन का नाम है। ठीक है, और ये कुछ नहीं करता सिवाय ये कि एक सी आउट स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं हियर। ठीक है, दिस इज सिंपली टू डेमोन्स्ट्रेट कि क्या हम इसको एक्सेस कर भी पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने अपनी डिराइव्ड क्लास जो रेक्टेंगल है इसके अंदर एक मैंने फंक्शन ऐड किया है विच इज कॉल्ड शो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ये करती हूँ क्योंकि मैंने रेक्टेंगल के अंदर ऐड किया है, तो दिस इज माय पॉइंटर जो कि एक रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बेस क्लास का पॉइंटर है यानी पॉलीगॉन टाइप का पॉइंटर है, लेकिन पॉइंट कर रहा है रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर दिस वाज वर्किंग परफेक्टली राइट नाउ, लेकिन लेट्स से इफ आई चेंज दिस एंड आई से कि मैं ये चाहती हूँ कि अब इस पॉइंटर के थ्रू मैं अपने शो फंक्शन को एक्सेस करूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने वही काम किया, वही पॉइंटर है। पहले ये सेट वैल्यूज फंक्शन एक्सेस कर रहा था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे फंक्शन को एक्सेस करे जो बेस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ जो है वो एग्जिस्ट करता है डिराइव क्लास के अंदर। जब आप इसको रन करेंगे यू विल सी कि आपको ये एरर मिलेगा कि द क्लास पॉलीगॉन हैज नो मेंबर नेम्ड शो।
और ये क्यों हो रहा है? शो तो लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी कि ये हमने अभी जाके यहाँ पे फंक्शन ऐड किया है, लेकिन वाई इज इट दैट इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट इट? बिकॉज पॉइंटर किस टाइप का है? पॉलीगॉन टाइप का, यानी बेस क्लास का पॉइंटर है, वो कभी भी आपकी डिराइव्ड क्लासेस के ऐसे फंक्शंस को नहीं देख सकता जो डिराइव्ड क्लासेस ने खुद क्रिएट किए हैं, ठीक है। वो सिर्फ कौन कौन से फंक्शंस देख सकता है? वो उन फंक्शंस को देख सकता है जो पॉलीगॉन के अंदर खुद से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर यही शो फंक्शन हम यहाँ पे मूव कर दें तो देन तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब इस केस के जैसे कि सेट वैल्यूज वाला हमने देखा था तब तो ये कर देता, लेकिन क्योंकि ये शो फंक्शन सिर्फ मैंने डिराइव्ड में डिक्लेयर किया था, तो कभी भी आपका बेस क्लास का पॉइंटर उसको देख ही नहीं सकेगा। ठीक हो गया। तो इसकी ही कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक और एग्जांपल है। सो आई हैव अ बेस क्लास जिसके अंदर आई हैव अ शो फंक्शन, ठीक है। और अगेन ये सिंपली क्या कर रहा है, ये सी आउट कर रहा है एक स्टेटमेंट विच इज बेस। नेक्स्ट मेरे पास एक डिराइव्ड क्लास है, उसके अंदर भी एग्जैक्टली वही वाला फंक्शन डिफाइंड है विच इज कॉल्ड शो। सो सेम नेम है, लेकिन सी आउट स्टेटमेंट ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट है। तो अब हमने ऐसा किया कि हमने एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट b1 क्रिएट किया, और ऑब्वियसली हम जब b1 डॉट शो करेंगे तो हमें बेस शो होगा। जब हम डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और d1 के थ्रू शो को एक्सेस करेंगे, तो ये हमने जब फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग देखी थी तो हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि जब आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ओवररिडन फंक्शन एक्सेस करते हैं तो हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस होता है। तो जब आपने एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका शो फंक्शन जो है वो एक्सेस किया, इसके पास तो देखें डिराइव्ड के पास टेक्निकली बेस का शो भी है और अपना शो भी है, लेकिन हमने ये बात डिस्कस की थी कि सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या होती है कि हमेशा अपना वाला शो जो है वो एक्सेस कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट वी न्यू बिफोर। नाउ लेट अस सी कि अगर लेट्स से मैं एक बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करती हूँ विच इज कॉल्ड pb एंड देन आई पॉइंट इट टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, बेस क्लास ही का पॉइंटर है और बेस क्लास ही का ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इस पॉइंटर के थ्रू शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हमेशा ऑब्वियसली बेस क्लास के ही फंक्शन को शो करेगा। नाउ लेकिन अगर हम एक इंटरेस्टिंग केस ये देखें कि अब मैंने उसी बेस क्लास के पॉइंटर को लेके एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कराया, ठीक है। सो pb was a base class pointer एंड b1 जो है वो मेरा एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका एड्रेस मैंने अपने बेस क्लास पॉइंटर को पास कर दिया। और अब जब मैंने pb के थ्रू एरो ऑपरेटर के थ्रू शो का फंक्शन एक्सेस किया है तो आप देखेंगे कि ये अभी बेस को ही शो करेगा। और अगेन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉइंटर बेस क्लास का है, तो इट डज नॉट नो ऑफ एनी फंक्शनैलिटी डिराइव्ड क्लासेस ने जो अपनी तरफ से डिफाइन की हुई है। बेस क्लास का पॉइंटर है, सिर्फ उसको ये पता है कि उसने बेस क्लास से इनहेरिट क्या किया, और उसने क्या इनहेरिट किया, उसने शो फंक्शन बेस का इनहेरिट किया था। तो बेस क्लास का पॉइंटर वही चीज दिखाएगा जो बेस क्लास से उसने इनहेरिट की है, और वो इसका ये वाला सी आउट बेस वाला फंक्शन है। तो जब आप इसको रन करेंगे आपको हमेशा जब आप इस तरीके से एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाएंगे बेस क्लास के पॉइंटर को, जब आप शो करेंगे तो आपको बेस ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। And in fact, it is very important to note that while it is allowed for a base class pointer to point to a derived object, the reverse is not true. Again, क्योंकि हमने इस रिलेशनशिप के अंदर देखा था कि हम ये जरूर कह सकते हैं that a car is a vehicle, हम ये नहीं कह सकते that every vehicle is a car, right? So every car is a vehicle, every aircraft is a vehicle, every boat is a vehicle, but every vehicle is not a car, every vehicle is not a boat, right? तो ये रिलेशनशिप रिवर्स में वर्क नहीं करती। सो हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास मैंने एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने एक डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश की या उस पॉइंटर को इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाने की कोशिश की है, तो आपको एक कंपाइलर एरर मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। जो चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती, ये तो एक डन बात है, लेकिन जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। एंड फाइनली इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद वी कम टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म।
एंड पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शंस बेसिकली हम एक ही बात कर रहे होते हैं और वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू ही हमने इनहेरिटेंस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करवाया होता है. सो अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड यानी ओवरराइड करवाया होता है किसी डिराइव्ड क्लास के अंदर. ठीक है. सो वर्चुअल फंक्शन है, हम इसको कीवर्ड वर्चुअल से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम बेस क्लास में डिफाइन करते हैं और फिर जो डिराइव्ड क्लास है वो उसको ओवरराइड कर देती है. ठीक है. सो इट इम्प्लीमेंट्स द वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स फिलोसफी दैट अंडरलाइंस पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि सामने आपको लिखा हुआ फंक्शन या जो आप नाम से या जिस नाम से आप कमांड भेजते हैं वो एक होती है, लेकिन पीछे उस सिंगल कमांड के मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दैट कमांड एग्जिस्ट करते हैं. यानी कि आपको इंटरफेस कहना चाहिए या फंक्शन में एक नजर आता है, लेकिन उसके पीछे इंडिविजुअली हर ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा होता है. So the keyword virtual is used to designate a member function as virtual, supports runtime polymorphism with the help of base class pointers. Runtime polymorphism क्या है कि instead of deciding before the execution के हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा हर लाइन के ऊपर, लेट्स से ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है या किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है. दिस इज डिसाइडेड एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जब वो प्रोग्राम रन कर रहा होता है, नॉट बिफोर इट इज, नॉट जब वो कंपाइल कर रहा होता है. ठीक है. सो वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ बेस क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड virtual. Defining a base class function as a virtual function with another version in a derived class signals to the compiler that we don't want static linkage for this function. यानी कि जब आपका कंपाइलर ये देखता है कि आपके बेस क्लास में एक फंक्शन डिफाइंड है लेकिन उसी नेम का एक और फंक्शन आपकी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर भी डिफाइन है, तो आपके कंपाइलर को ये बात समझ आ जाती है. इट इज लाइक सेइंग कि बेस क्लास को ये तो पता है कि डिराइव्ड क्लास में ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए. जैसे कि आपकी जो बेस क्लास एक टीवी की होगी, उसको पता होगा कि हर डिराइव्ड क्लास के अंदर, यानी कि एक सैमसंग टीवी क्लास के अंदर भी, एक सोनी टीवी क्लास के अंदर भी ऑन होने का फंक्शन एग्जिस्ट करना लाजमी है. अब वो उस फंक्शन की एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स क्या है पर क्लास वो उसको नहीं पता. ठीक है. सो टीवी क्लास को पता ये जरूर है कि अगर ये कोई भी चीज अपने आप को टीवी कहती है तो उसके अंदर कोई ऑन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. सो अगर कोई भी क्लास मुझसे डिराइव हुई है, जैसे कि एक सैमसंग टीवी क्लास है या सोनी टीवी क्लास है, दोनों के अंदर ऑन होना लाजमी है. सो उसको ये तो पता है कि ऑन फंक्शन इनके अंदर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन सोनी टीवी का ऑन फंक्शन क्या करता है और वो किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम दी सैमसंग टीवी ऑन फंक्शन, ये टीवी वाली क्लास को नहीं पता. ठीक है. सो हम ये कहते हैं कि हम ये वी ऑलरेडी नो कि डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड किए हुए हैं ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिक्स क्या हैं वी डू नॉट नो. सो व्हाट वी वांट टू डू इज is the selection of the function to be called at any given point in the program to be based on the kind of object for which it is called. यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये देखे कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है तो वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है. अगर वो एक सैमसंग टेलीविजन का ऑब्जेक्ट है तो सैमसंग टेलीविजन के पर्टिकुलर ऑन होने वाले मेथड को कॉल किया जाए, और अगर वो एक सोनी टेलीविजन है तो पर्टिकुलरली सिर्फ सोनी के जो ऑन होने वाला मैकेनिज्म है उसको कॉल किया जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल डायनामिक लिंकेज, या जिसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग. यानी कि ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा देन दे विल सी कि ओ अच्छा, अगर ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इस तरह वाले मेथड को कॉल कर दिया जाए, अगर ये किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट है तो किसी और टाइप के मेथड को कॉल कर दिया जाए. ठीक है. सो इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं. अगेन आई एम श्योर अभी आप लोग थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे, बट लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट अ वेरी बेसिक एग्जांपल. सो लेट्स से मेरे पास एक बेस क्लास है विच इज अगेन इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ वर्चुअल वॉइड शो फंक्शन है. ठीक है. जिसकी सी आउट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है एज बेस. ठीक है. Then I have another class which is a derived class which is publicly derived from my base class. इसके अंदर भी मैंने एक शो फंक्शन लिखा है. अब अगेन हम अभी बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो नेम जो है वो सेम होगा. ये मैंने एक वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया है, राइट. वर्चुअल मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है अपनी बेस क्लास के अंदर, और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी मैंने एक शो फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है.
ठीक है। सो मेन के अंदर क्या होता है, तो ये बेसिकली इट इज़ वेरी सिमिलर टू दी फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था वहां पे, लेकिन हमने वर्चुअल नहीं लिखा था। ठीक है, आप वापस जाके रेफर भी कर सकते हैं। मैंने पहले तो ये आपको नॉर्मल वर्किंग दिखाई है कि बेस क्लास का मैंने B1 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर B1 का शो कॉल किया, तो ऑब्वियसली कौन सा कॉल होगा, ये बेस लिखा आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया विच इज D1 और D1 का शो कॉल किया, तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट कौन सी आ जाएगी, डिराइव की। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब मैंने एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया विच इज कॉल्ड PB और उसको मैंने अपने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया। तो ये तो अगेन अभी भी काफी कॉमन काम है क्योंकि बेस क्लास ही का पॉइंटर था, बेस क्लास ही का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जब आप शो फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या चीज आएगी, बेस लिखा हुआ आएगा। लेकिन दिस इज द इंटरेस्टिंग सिनेरियो दैट वी वांट टू चेक आउट। अगर अब मेरे पास ये जो बेस क्लास का पॉइंटर है, अब मैं इसको एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करवाऊंगी और अब मैं अगर यहाँ पे शो फंक्शन कॉल करूंगी तो ये बेस वाला कॉल नहीं होगा, ये कौन सा कॉल होगा, ये डिराइव्ड वाला कॉल होगा। अगर आप प्रीवियसली रेफर करें, क्योंकि जब तक हम इसको वर्चुअल नहीं कह रहे थे, हमने ये कहा था कि वो जो पॉइंटर है वो सिर्फ वो चीज देख सकता था जो इसके अपने स्कोप के अंदर थी। तो अगर हमने उसको वर्चुअल ना कहा होता तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई देती, आपको बेस ही दिखाई देता, बिकॉज उस बेस क्लास के पॉइंटर को इस शो वाले फंक्शन का पता ही ना चलता। ठीक है, सो उसने क्या शो कर देना था, उसने लिखना था बेस। लेकिन अब हमारे वर्चुअल लिखने से कंपाइलर को ये बात समझ में आ गई है कि ये मैंने सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना, सिर्फ एक प्लेस होल्डर टाइप फंक्शन मैंने बनाया है, यानी कि ये किसी और की जगह के लिए ऐसे ही सिर्फ खड़ा हुआ है, क्योंकि कंपाइलर को पता है वर्चुअल लिखने का मतलब ही है कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको रन टाइम के वक्त मिलेगी, और रन टाइम पे डेफिनेशन इसको कौन देगा, ये जो ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस आप इसको पास कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही आपने इसको एड्रेस दिया एक D1 टाइप, इसको समझ में आ गई कि जब इसने शो फंक्शन देखना है तो उसने कहाँ जाके देखना है, उसने D1 वाली क्लास के अंदर जाके देखना है। जब तक पहले हम काम कर रहे थे विदाउट वर्चुअल, तो वो किस चीज पे डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट था कि पॉइंटर की टाइप क्या है और वो उस क्लास के फंक्शन को शो करता था। लेकिन इस केस से हमने चेंज क्या कर दिया, हमने चेंज ये किया है कि अब इंस्टेड ऑफ पॉइंटर की क्लास देखने के, वो ये देखता है कि वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर जाके उस फंक्शन को ढूंढता है और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि अब हमने इससे एक फंक्शन लिख दिया शो, और अब इसके हर डिराइव्ड क्लास ने अपने अपने डिफरेंट वर्जन अपने पास लिख लिए। अब आप इसको जब भी शो कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑब्जेक्ट ने उस फंक्शन को कॉल किया है, हर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन अपने तरीके से, हर डिफरेंट क्लास का अपने तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकेगा। ठीक हो गया। इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो अगेन सेम एग्जांपल है, लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लासेस जो हैं वो बढ़ा दिए। ठीक है, सो अगेन दिस इज सिंपली टू शो यू कि अब एक ही फंक्शन है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन उस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन चेंज हो रही है। ठीक है, सो मेरे पास बेस क्लास में एक वर्चुअल फंक्शन था विच इज अगेन कॉल्ड शो। फिर मेरे पास एक डिराइव्ड क्लास थी D1, उसके अंदर भी एक शो फंक्शन था जो कि शो करता है डिराइव्ड 1। फिर मेरे पास एक और क्लास थी विच इज D2 विच इज अगेन पब्लिकली डिराइव फ्रॉम बेस क्लास, इसके अंदर भी एक शो फंक्शन है जिसको मैंने कहा है डिराइव्ड 2, जो कि सी आउट करता है डिराइव्ड 2। सो अगेन वर्चुअल लिखने की वजह से कंपाइलर को पता है कि मैंने रन टाइम के ऊपर ही डिसाइड करना है, एग्जीक्यूशन से पहले ये नहीं डिसाइड किया जा सकता कि कौन सा वाला शो कॉल करना है, ये शो कॉल करना है, इसका शो कॉल करना है, या बेस का शो कॉल करना है। ठीक है, सो यानी कहने का मकसद ये है कि अभी कंपाइलर ने एग्जीक्यूशन यानी कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड नहीं किया, उसने ये सोचा कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तब डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा शो फंक्शन कॉल करना है या कौन सा शो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो मेन के अंदर लेट्स से मैंने पहले एक बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया PB, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दोनों डिराइव्ड क्लासेस का। सो आई हैव डिराइव्ड क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है मेरे पास OD1 एंड डिराइव्ड क्लास 2 का ऑब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड OD2। फिर सिंपली टू शो कि हम इनके दरमियान चेंज कैसे कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से अगर कोई सिनेरियो है जहां पे यू आर नॉट श्योर
कि यूजर किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है. सो फॉर इंस्टेंस, हम गोइंग बैक टू आवर टीवी वाली एग्जांपल, लेट्स से आपको नहीं पता कि आपका जो कस्टमर है जिसका टीवी आपने ऑन करना है वो किस टाइप का है. क्या वो एक सैमसंग टीवी है या वो एक सोनी टीवी है. ठीक है. सो यू डोंट नो व्हेन यू बिफोर एग्जीक्यूशन आपको नहीं पता और आप यूजर से पूछते हैं. ठीक है. सो यानी लेट्स से दिस कुड बी दैट सिनेरियो. सो लेट्स से एक इंटीजर है जो उन्होंने इनपुट लिया हुआ है फ्रॉम द यूजर और ये एक सिंपली कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वो इवन नंबर हो, ये टू डिटेक्ट इवन एंड ऑड हम अक्सर यूज करते हैं एम्परसेंट परसेंटेज वाला, राइट. तो सिंपली आप इसको कुछ भी कंसिडर कर लें कि कोई एक, लेट्स से अगर उसने 1 दिया हो या 2 दिया हो तो आप डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो आपने कहा कि अगर उसकी यूजर ने कोई लेट्स से ऑप्शन डिविजिबल बाय 2 दी है, सो दैट वुड बी, लेट्स से अगर उसने 4 एंटर किया था तो दिस बिकम्स ट्रू. और उसको क्या दिया जाता है और उस पॉइंटर को क्या चीज असाइन कर दी जाती है, एक OD1 टाइप जो कि डिराइव्ड क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर लेट्स से उसने कोई इवन के बजाय ऑड नंबर दिया है तो उसको कौन सा असाइन कर दिया जाता है, एक डिराइव्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट. सो इन आवर अगेन गोइंग बैक टू आवर सिनेरियो ऑफ टीवी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीवीज, इस सिनेरियो के अंदर हमारा मतलब ये हो सकता है कि लेट्स से अगर वो 2 एंटर करता है तो उसका मतलब है कि वो उसका टीवी जो है इनफैक्ट सैमसंग टीवी है, और अगर वो 1 एंटर करता है तो उसका टीवी जो है वो सोनी टीवी है. तो अब आप क्या कर पा रहे हैं, आपने उन दोनों को ये डिसीजन इधर करवा दी कि ओके, अगर डिपेंडिंग अपॉन उसने जो भी ऑब्जेक्ट चूज किया है उसकी तरफ आपने पॉइंट करा है, फिर आपने कहा उस ऑब्जेक्ट का शो फंक्शन कॉल कर लो. तो इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, तो इनफैक्ट अगर यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट लिया और यूजर ने लेट्स से एंटर किया 4, तो दिस बिकम्स ट्रू. सो इनफैक्ट आपके पॉइंटर को क्या चीज अलॉट हो जाएगी, एक D1 टाइप ऑब्जेक्ट. और D1 टाइप ऑब्जेक्ट असाइन होने का मतलब ये है कि जब आप PB और एरो ऑपरेटर यूज करते हुए शो फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो उसको कौन सा वाला एक्सेस करना चाहिए, ये एक्सेस करेगा D1 वाला शो, जो कि क्या लिखा आ जाएगा, डिराइव्ड 1. इनफैक्ट आई थिंक लेट मी रीस्टेट दिस वंस, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इक्वल टू नहीं यूज किया. वेट, ओके. सो इनफैक्ट यहाँ पे क्या है, इफ n%2, यानी कि अगर n जो भी आपने एंटर किया है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और उसका डिविजिबल बाय 2 होगा तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा यूजिंग दैट परसेंटेज साइन. तो यानी कि यहाँ पे ये होगा कि अगर वो एक इवन नंबर है तो OD1 असाइन कर दिया जाएगा, और अगर वो जो आपने एंटर किया है वो एक ऑड नंबर है तो OD2 असाइन कर दिया जाएगा. सो अगेन रिविजिटिंग आवर एग्जांपल, हमारे पास अगर आपने 4 किया जो कि एक इवन नंबर है तो OD1 असाइन हो जाएगा. सो दैट मीन्स कि जब आप OD1 असाइन हुआ है आपके PB पॉइंटर को, आपके बेस क्लास पॉइंटर को, तो जब आप शो कॉल करेंगे तो आपको डिराइव्ड 1 शो हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आप कोई ऑड नंबर एंटर करते हैं तो आपको OD2 जो है वो असाइन हो जाएगा PB को. सो दैट मीन्स कि अब जब आप शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कौन सा कॉल हो रहा है, आपकी D2 यानी कि दूसरी जो डिराइव्ड क्लास है उसको, और आपको शो हो जाएगा डिराइव्ड 2 क्लास का. ठीक है. सो अगेन what we are trying to demonstrate here is कि now we see कि हमने एक्चुअली हर बार फंक्शन जो है वो एक ही कॉल किया है, लेकिन चेंज क्या चीज हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इस पॉइंटर को किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाया, आप क्या चीज चेंज कर पा रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा वाला फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहा है. लेकिन पहली बात ये कि जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो खुद हम एग्जीक्यूट नहीं करवाते, वो सिर्फ प्लेस होल्डर होता है, यानी कि वो सिर्फ खड़ा हुआ होता है इन प्लेस ऑफ दीज टू डिफरेंट फंक्शंस. क्योंकि वर्चुअल कहने का मकसद ही ये होता है कि इसको हम कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन इसके थ्रू हम या तो ये वाला एक्सेस करवाएंगे या फिर हम दूसरी डिराइव क्लास का एक्सेस करवाएंगे. ठीक हो गया. सो थोड़ा आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया है एंड आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ प्रैक्टिस कोड्स भी मैं करवाऊंगी, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई होप आप लोग ये लेक्चर्स देख कर आएंगे टू आवर इंटरेक्टिव सेशन. सो डू प्रैक्टिस दिस कोड्स जो थोड़े बहुत गिवन है यहाँ पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक थोड़ा लंबा एग्जाम्पल भी देखेंगे. ठीक हो गया. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. काफी सारा हो गया. डू प्रैक्टिस अगेन एंड प्लीज मेक श्योर आपको समझ में आई है, और अगर नहीं समझ में आई तो मुझसे आके प्लीज लाइव सेशंस के अंदर पूछिएगा. ठीक हो गया. सो दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.